हम प्रीवियस वीडियो में इसके पहले के टॉपिक्स हमने मुग़ल कोड के बारे में डिस्कस किया। हमने कैसे डिस्कस किया कि सारे रिलीजन्स इक्वली कैसे ट्रीट करे जाते थे। सुलही कुल का आइडिया हमने डिस्कस किया। अबुल फजल के बारे में डिस्कस किया। क्रॉनिकल्स एंड लैंग्वेज ऑफ द कोड के बारे में डिस्कस किया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टाइटल्स एंड गिफ्ट्स। तो देखिए, जो मुग़ल एम्परर्स थे ना, क्योंकि वो अपने आप को भी इतने हाई पोजीशन पे मानते थे कि डायरेक्ट गॉड ने उन्हें अपॉइंट किया है, और उनके पूरे एम्पायर में सबसे बड़ा जो होते थे वो एम्परर होता था, और सभी उनके नीचे आते थे आफ्टर गॉड। ठीक है। तो जब मुग़ल एम्परर्स का कोरोनेशन होता था, जब वो थ्रोन पर बैठते थे, जब वो अपना किंगशिप स्टार्ट करते थे, या मे बी जब वो किसी वॉर में जीत जाते थे, किसी एरिया को कैप्चर कर लेते थे, तो उनको बहुत सारे टाइटल्स के साथ अडोर किया जाता था, और लोग भी उन्हें पूरी जब उनका नाम लिया जाता था, जब कोर्ट में आते थे, तो वो पूरे टाइटल्स के साथ उनकी पूरा नाम लेकर उनको फिर उनका नाम लिया जाता था। तो वो टाइटल्स काफ़ी एकदम ऊंची आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से बोले जाते थे, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते थे वो, और जो भी सुनने वाले हैं उनके मन में कि जैसे कि कुछ जैसे बहुत ऑ वाली चीज़ है, ऑ एंड बहुत ही ग्रैंडियर वाली चीज़ है। तो उनका नाम जो अनाउंस करते थे नकीब, जिनको बोलते हैं अशर्स या नकीब, जो उनका नाम पूरा जैसे कि जिल्लाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इस तरीके से। आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन। एंड एक बात ये भी होती थी कि जो मुगल्स अपने कॉइन्स मिंट करते थे, उसमें भी उनका पूरा टाइटल होता था, पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनकी जो भी उन्होंने टाइटल्स अडॉप्ट किए थे, वो सभी चीज़ें उनके नाम में पूरा उनका नाम लिखा जाता था। तो इसके साथ साथ एम्परर को तो टाइटल्स दिए जाते ही थे, बट वो अडॉप्ट करते ही थे, लेकिन साथ साथ एम्परर जो है वो अपने ऑफिशियल्स को, नोबल्स को, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, या जो स्किलफुल पीपल है, आर्टिस्ट हो गए, कैलीग्राफर्स हो गए, स्क्राइब्स वगैरह, इन सभी लोगों को भी वो जिन लोगों को जो एम्परर जिनसे इम्प्रेस हो जाते थे, उनको भी टाइटल्स जो है वो अवार्ड करते थे। ठीक है। तो जितने ज़्यादा टाइटल्स एम्परर उनको देते थे, जितने ज़्यादा टाइटल्स किसी के पास, एक ऑफिशियल के पास रहते थे, तो कोर्ट में उसकी हायरार्की उतनी ज़्यादा रहती थी। ओके, हमने 2-3 पढ़े कि तो जितने ज़्यादा टाइटल्स होते थे, दूसरा वो एम्परर के जितने पास बैठते थे कोर्ट में, उतनी हायरार्की उनकी पोजीशन उनकी हाई होती थी। जैसे कि असफ खान एक टाइटल था, कि यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। असफ खान एक टाइटल था, ठीक है, जो हाईएस्ट मिनिस्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका ओरिजिनेशन कैसा हुआ कि असफ जो थे एक लेजेंडरी मिनिस्टर थे प्रॉफिट किंग सुलेमान की कोर्ट में। ओके, तो वो इतने लेजेंडरी मिनिस्टर थे कि उनके नाम को ही उन्होंने एक टाइटल बना दिया। तो अगर मुगल एम्परर की कोर्ट में किसी को भी असफ खान का टाइटल दे दिया जाता था, तो बहुत बड़ी बात। जैसे कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम बोलते कि यार वो बिल्कुल सलमान खान जैसे डांस करता, सॉरी अगर हम बोलते कि वो बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसे डांस करता है, हम ऐसे बोल देते थे। ये एक तरीके से हम टाइटल देते थे कि वो इतना अच्छा डांस करता है कि बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसे डांस करता है। तो इसी तरीके से अगर कोई मिनिस्टर एम्परर को बहुत पसंद है, एम्परर को इम्प्रेस कर देते थे, तो उनको ऐसे टाइटल्स दे दिए जाते थे, जैसे कि असफ खान। एक टाइटल था मिर्जा राजा, ठीक है, जो औरंगजेब ने अपने 2 सबसे हाईएस्ट रैंकिंग नोबल्स को दिया था, जो है जय सिंह एंड जसवंत सिंह। देखिए, यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ा है कि अलग अलग ईरानियन, तुरानी, राजपूत, मराठी, तमिल, सभी रीजन्स एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिटीज़ के लोग एम्परर के कोर्ट्स में होते थे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमें देखने को मिल सकता है कि 2 हाईएस्ट नोबल्स थे, जय सिंह एंड जसवंत सिंह, दोनों नाम से राजपूत लग रहे हैं, तो औरंगजेब ने उनको मिर्जा राजा का टाइटल अकॉर्ड किया था। ओके, तो टाइटल्स जो है वो 2 तरीके से मिल सकते हैं। यहाँ तो वो कुछ ऐसा काम करे कि जिससे एम्परर बहुत इम्प्रेस होके, और उनको वो अचीव करे, उस टाइटल को अर्न करे अपनी मेहनत या स्किल से, या फिर उसको खरीद ले। कैसे? देखिए, मीर खान एक थे एक नोबल थे, जिन्होंने 1 लाख रुपीज औरंगजेब को ऑफर किए थे अलीफ के लिए, लेटर अलीफ के लिए, जो कि उनके नाम के आगे देखिए ए ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि मुगल एम्परर कितना इम्पोर्टेंट था।
मीर खान एक आदमी था। मीर खान एक बहुत बहुत ही रिच आदमी था। उसने औरंगजेब को 1 लाख रुपीस सिर्फ इसीलिए पे करे क्योंकि उसे अपने नाम के आगे ए ऐड करना था। ये देखिए, तो उन्होंने अपना नाम मीर खान से अमीर खान रख लिया। तो ये इम्पोर्टेंस थी एक मुगल एम्परर की, कि अगर नाम भी चेंज करना है तो उसके लिए भी आपको एम्परर की परमिशन की जरूरत है। एम्परर के परमिशन के बिना वो नहीं कर सकते। तो मीर खान ने 1 लाख रुपीज औरंगजेब को ऑफर किया अपना नाम अमीर खान करने के लिए, सिर्फ एक ए ऐड करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे और अवार्ड्स, मतलब टाइटल्स तो अब मिल गए नाम के आगे, उनकी प्रेस वगैरह, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स होते थे। जिसमें से कुछ एग्जांपल है रोब ऑफ ऑनर, जिसे बोलते थे खिलार, जो कि एक गारमेंट, एक कपड़ा होता था, ठीक है, जो एम्परर पहनते थे। और वो एम्परर उसको एक एज अ अवार्ड दे देते थे, रोब ऑफ ऑनर, खिलत। ठीक है, अगर किसी से भी इम्प्रेस हो गए तो मतलब ऐसा इम्प्रेस हो गए तो मतलब क्या, किसी ने भी उनको इम्प्रेस कर दिया तो उन्होंने क्विकली वो एक गारमेंट जो है वो निकाल के उसको हैंड ओवर कर लिया। तो वो एक बहुत, आज भी होता है ना, हम सुपरस्टार्स वगैरह के क्लोथ्स देखते हैं कि वो डोनेट करते हैं अपने क्लोथ्स, बहुत ही ज़्यादा पैसे में वो ऑक्शन होते हैं तो उसके पैसे मिलते। तो इस तरीके से एम्परर के उतरे हुए क्लोथ्स, इट वाज अ बिग अवार्ड जैसे था। एक और अवार्ड गिफ्ट होता था जो कि कहलाता था सरप्पा या हेड टू फुट, जिसमें एक ट्यूनिक, एक टर्बन, मतलब इस तरीके से पूरा एक अटायर टाइप होता था कि एक पगड़ी है एंड एक सच है, एक ट्यूनिक है, ट्यूनिक मतलब जो पहनते हैं हम, जैसे जैकेट जैसा टाइप का एक लॉन्ग जैकेट जैसा कि वो है। तो ये सब चीज़ें होती थी। और फिर उसमें और भी बहुत सारे अवार्ड्स और गिफ्ट्स दिए जाते थे, जैसे कि ऑर्नामेंट्स दिए जाते थे कि कपड़ों में सोने एंड प्रेशियस मेटल्स एंड प्रेशियस जेम से वो जो कपड़े वगैरह डेकोरेट किए गए हैं, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी हो गई, ये सब चीज़ें देते थे। द लोटस ब्लॉसम सेट जो था उसमें, मतलब उसको बोलते थे पद्म मुरस्सा, और वो एक लोटस ब्लॉसम सेट था, मतलब वो पूरी लोटस के शेप में एक सेट था पूरा, बहुत प्रेशियस, उसमें मेटल्स एंड जूल्स एंड जेम्स थे, और वो बहुत ही रेयर और एक्सेप्शनल सेट था। मतलब कि इतने रिच एंड ऐसे गिफ्ट्स एंड अवार्ड्स दिए जाते थे किसी भी ऑफिशियल को, नोबल को। ठीक है, एंड एक और बात थी, अब हमने ये तो देख लिया कि यार एम्परर सभी को क्या देते थे, एम्परर को भी हमेशा कुछ ना कुछ मिलता था। तो जब भी एक कोटियर जो है वो आता था एम्परर से मिलने के लिए, तो वो कभी खाली हाथ नहीं आता था, उसे कुछ ना कुछ एम्परर के लिए लेकर आना पड़ता था। जैसे कि एक छोटी सी अमाउंट ऑफ मनी, जैसे जिसको नजर कहते हैं, वो लेकर आ सकते हैं, या फिर बहुत सारे पैसे लेकर आ सकते हैं जिसको पेशकश कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई उतना रिच हो। तो अगर थोड़े से पैसे जो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो नजर की जैसे, मतलब कुछ ना कुछ आइडिया ये था कि कुछ ना कुछ लेकर आना है। ओके, आप एम्प्टी हैंडेड जो है वो एम्परर से मिलने नहीं जाओगे। और जब डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रिलेशंस होते थे कि जिसमें मे बी दो अलग अलग एम्पायर्स के लोग, मतलब एम्बेसडर मिलने आ रहे हैं या इनवॉइस आ रहे हैं एम्परर की कोर्ट में मिलने के लिए, तो गिफ्ट्स जो थे वो एक साइन ऑफ ऑनर होता था कि अगर एक एनवॉय या एम्बेसडर एम्परर के लिए गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं, मतलब वो एक तरीके से उनको रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, उनकी उनका ऑनर कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ बहुत ही वो थी कि मतलब इतनी इंपॉर्टेंट थी कि जो एम्बेसडर्स होते थे, मतलब जो उनके एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, वो नेगोशिएट करते थे कि किस टाइप का रिलेशनशिप होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ थी, अगर एम्परर के लिए कुछ भी आ रहे तो लेकर आए। ठीक है, जैसे कि गिफ्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल और रोल होता था। हमने पढ़ा था कि थॉमस रो जो थे वो एम्बेसडर जैसे एनबॉय के आए थे जब किंग्स जेम वन थ्रोन पे आए थे, तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए थे जब उन्होंने असफ खान को एक रिंग प्रेजेंट करी एंड वो उनको वापस दे दी गई, क्योंकि असफ खान को लगा कि वो सिर्फ 400 रुपीज़ की है। तो थॉमस रो उसे एज ए गिफ्ट लेकर आए थे एंड असफ खान ने उसको रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 400 रुपीज़ की थी एंड 400 रुपीज़ उस टाइम पे कोई छोटी अमाउंट नहीं थी। ओके, आज 400 रुपीज़ हमारे लिए थोड़ी सी रेगुलर अमाउंट हो गई है, हम डेली में 400 रुपीज़ को इजीली स्पेंड कर देते हैं। उस टाइम पर 400 रुपीज़ एक छोटी अमाउंट नहीं थी। लेकिन
यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गिफ्ट्स इतने इंपॉर्टेंट और सिंबॉलिक होते थे कि 400 रुपीज़ की अमाउंट भी जो थी वो उनको कम लग रही थी। यहाँ पे फिगर देख लीजिए, मुगल टर्बन बॉक्स, मतलब जो एम्परर्स या जो ऑफिशियल्स नोबल्स होते वो पगड़ी पहनते थे ना, वो पगड़ियों के लिए भी ऐसे बॉक्स होते थे। तो ये इस टाइप के बॉक्स में उन पगड़ियों को रखा जाता था, और उनके आउटफिट से मैच करते हुए या स्पेशल ओकेजन पे स्पेशल डेकोरेटेड पगड़ी पहनते थे। तो हर चीज़ का सिंबॉलिक मीनिंग होता था। जो पगड़ीज भी होती थी उसमें भी ना उसको उस तरीके से डिज़ाइन किया जाता था, उसमें कौन से जूल्स लग रहे हैं, किस शेप में लग रहे हैं, हर चीज़ का एक सिंबॉलिक मीनिंग होता था। तो अब हमने मुगल कोर्ट और एम्परर के पिछले पूरे इसमें हमने ऑलमोस्ट एम्परर का कितना ग्रैंडियर था, झरोखा दर्शन है, या फिर इतने गिफ्ट्स मिल रहे हैं, टाइटल्स हैं, और उनकी सॉवरेनिटी है वो सबसे ऊपर है, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ ली। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हाउस होल्ड में कैसा था, इम्पीरियल हाउस होल्ड। देखिए जो मुगल एम्परर्स रहते थे ना, उनके बड़े बड़े महल ऑफ कोर्स होते थे, और वो उसमें बहुत एक्सटेंडेड बड़ी फैमिली के साथ रहते थे। मतलब क्लोज फैमिली तो थी जिनसे ब्लड रिलेशन था, या वाइफ हो गई, मदर हो गई, उसके अलावा भी उनके भाई एंड चाचा एंड उनके बेटे एंड ऐसी बड़ी सी पूरी एक फैमिली एक साथ रहती थी। ठीक है, तो हरम जो है, हरम वर्ड जो है वो डोमेस्टिक वर्ल्ड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मुगल्स का डोमेस्टिक वर्ल्ड मतलब उनके घर में उनकी फैमिली कैसी थी, उनके पर्सनल रिलेशंस, ये सब चीज़ें जो थी वो हरम वर्ड से हम उस चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं। और इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, पर्शियन वर्ड हरम, जिसका मतलब होता है एक सेक्रेड प्लेस। ओके, इसका ओरिजिनेट है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि मुगल्स के इसमें भी फैमिली की इंपॉर्टेंस थी, कि हरम वर्ड ही इसका मतलब होता है सेक्रेड प्लेस पर्शियन में। ठीक है, तो मुगल हाउस होल्ड मतलब जो जहाँ पर भी एम्परर रहते थे उनके साथ जो लोग रहते थे, उनके पूरे घर में बहुत सारे लोग और बहुत सारे मेंबर्स होते थे। एम्परर्स वाइव्स रहती थी, ठीक है, एक नहीं होती थी, बहुत सारी बेगमें होती थी एम्परर्स की। हम जानते हैं राजाओं की भी बहुत सारी रानियां होती थी, तो ये एम्परर की सारी वाइव्स उनके साथ रहती थी। उनकी कॉन्क्यूबाइंस होती थी, जो कि प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह जो रहती हैं। उनके पास वाले और दूर के रिश्तेदार, मतलब देखिए उनकी मदर हो गई, स्टेप मदर हो गई, फॉस्टर मदर हो गई, बहनें हो गई, बेटियां हो गई, बहू हो गई, आंटी, चिल्ड्रन, सभी लोग एक बहुत ही बड़ी सी फैमिली एक साथ मिलके रहती थी। और साथ ही में फीमेल सर्वेंट्स और स्लेव्स होते थे, उनकी दासियां होती थी, मेड्स होती थी। पॉलीगैमी प्रैक्टिस की जाती थी। पॉलीगैमी हमने टर्म 1 में कॉन्सेप्ट पढ़ा था महाभारत वाले चैप्टर में, कि एक ही हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ्स है, वो बहुत सारे उनसे शादी कर रहा है। तो पॉलीगैमी सिर्फ मुगल ही नहीं, और भी हमारे राजा हमने देखा था कि महाभारत के टाइम में भी पॉलीगैमी, मतलब ये राजपूत किंग्स में भी पॉलीगैमी उस वक्त फॉलो की जाती थी, मराठाज में भी। तो पॉलीगैमी उस वक्त वो लोग फॉलो करते थे, और एक ही एम्परर की बहुत सारी वाइफ्स होती थी। ठीक है, तो राजपूत एंड मुगल्स दोनों के लिए शादी सिर्फ शादी नहीं होती थी। शादी का मतलब उनका होता था कि वो दो बड़े बड़े ग्रुप्स का रिलेशनशिप जुड़ रहा है एंड अलायंस हो रहा है। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, देखिए जब शादी होती थी, जैसे कि सपोज एक मुगल एम्परर के किसी और राजा की बेटी के साथ, या किसी और एम्परर या सुल्तान की बेटी के साथ शादी हो गई, जैसे हमने प्रभावती गुप्ता एंड वकाटकास पढ़ा था कि प्रभावती गुप्ता की वकाटका एक और फेमस रूलिंग डायनेस्टी में उनकी शादी हुई। तो इसी तरीके से जब इनकी भी शादी की जाती थी तो गिफ्ट ऑफ टेरिटरी होता था एंड गिफ्ट ऑफ डॉटर होता था, मतलब कन्यादान जिसे बोलते हैं, मतलब फादर मदर जो उनके लड़की के घर वाले हैं वो उनको डॉटर गिफ्ट करते थे शादी में, ऑफ कोर्स वो अब एम्परर के साथ जाकर रहेगी, और उसी के साथ साथ टेरिटरी गिफ्ट करते थे, मतलब जैसे एक एरिया देता कि अब ये पूरा ज़मीन, ये पूरा एरिया जो है वो आपके कंट्रोल के हैं, आपके अंडर में छोटे डिस्ट्रिक्ट दे दिए, विलेजेस दे दिए बहुत सारे। तो इस तरीके से ये एक पॉलिटिकल अलायंस होता था शादी बहुत केसेस में। ठीक है, और इससे ये होता था कि एक हायरार्कियल रिलेशनशिप कंटिन्यू रहे, कि अगर एक किंग की बेटी है तो वो किंग के घर में ही जाए, तो उनसे वो उनका रॉयल टाइटल जो है वो उनकी कंटिन्यूटी में उनके ग्रुप में ही रहे, उनकी फैमिली में ही आगे बढ़ते रहे। और मैरिज से ही ऐसा रिलेशनशिप डेवलप हुआ था कि मुगल जो है, मुगल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क उन्होंने फॉर्म कर लिया था। मतलब मुगल्स जो थे
हमने जोधा एंड अकबर का एग्जाम्पल देखा है कि अकबर एक मुगल थे एंड जोधा जो थी वो एक राजपूत क्वीन, राजपूत प्रिंसेस थी। तो इसी तरीके से मुगल्स ने ना एक बहुत अपना वास्ट नेटवर्क फॉर्म कर लिया था उनकी मैरिज के थ्रू, ऐसे रिलेशनशिप्स फॉर्म कर लिए थे डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट कम्युनिटीज जो इंडिया में थी। और इसलिए मुगल्स जो थे वो उनका वो एम्पायर काफ़ी बड़ा, काफ़ी पावरफुल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था। ठीक है, उनके उनके एनिमीज थे लेकिन उन्होंने रिलेशनशिप्स भी बहुत सारे फॉर्म करे हुए थे। ये देख लेते हैं, ये पार्ट ऑफ द इनर अपार्टमेंट्स इन फतेहपुर सीकरी। आप नेट पर जाकर और क्लियरली इसके पिक्चर्स देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुगल हाउस होल्ड में एक डिस्टिंक्शन मेंटेन किया जाता था। देखिए क्या होता था कि जो वाइफ्स रॉयल फैमिली से आती थी जिन्हें हम बोलते थे बेगम्स। ठीक है, हमने पढ़ा कि किंग अपनी बेटियों का राजपूत किंग्स हो गए, बाकी सुल्तान हो गए, अदर जो और भी इस वक्त बड़े बड़े किंग्स या ऐसा होता था कि पर्शियन कोर्ट या सफाविद रूलर्स, ऐसे जो और भी आउटसाइड दी सब कॉन्टिनेंट से भी मैरिज अलायंसेस होते थे कई बार। तो ऐसे केसेस में जो वाइव्स होती थी, जो रॉयल फैमिली से आती थी, राजा की बेटी है, एम्परर की बेटी है, तो उन्हें कहा जाता था बेगम। और उनकी पोजीशन बाकी वाइव्स जो कि अघाज कहलाती थी, जो कि नोबल या रॉयल नहीं थी बाय बर्थ, तो उनकी पोजीशन उनसे काफ़ी ऊपर होती थी। ठीक है, बेगम की पोजीशन अघाज से ऊपर होती थी क्योंकि बेगम जो है वो एक रॉयल फैमिली से आती थी। ठीक है, तो जब बेगम मैरी उनकी शादी होती थी तो वो अपने साथ बहुत सारी कैश, बहुत सारी वैल्यूएबल्स या डावर, मतलब जिससे मेहर, या फिर हम आज के इसमें दहेज कहते, तो दहेज के फॉर्म में बहुत सारी मेहर अपने साथ लेकर आती थी। वैल्यूएबल आइटम्स, प्रेशियस जेम्स वो डॉटर्स को दी जाती थी, जो डॉटर्स रॉयल्स होती थी। ठीक है, और इसी वजह से मतलब उनको अटेंशन ज़्यादा मिलती थी, उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती थी, उनका स्टेटस जो है वो बाकी अघाज से जो कि रॉयल नहीं होती थी वाइफ्स, उनसे उनकी रिस्पेक्ट एंड स्टेटस ज़्यादा होती थी। और जो अघाज होती थी, जो कॉन्क्यूबाइंस कि अगर किसी से एम्परर को शादी करनी है, कोई उनको अच्छा लगा तो उनसे वो शादी कर ली, वाइफ बना ली, बेगम तो अघाज बना ली। तो वो जो थी वो फीमेल्स की हायरार्की में सबसे ज़्यादा लोएस्ट पोजीशन पे वो रहती थी। ठीक है, क्योंकि उनका रिलेशन रॉयल्टी से उनका बैकग्राउंड जो था वो रॉयल्टी से नहीं होता था। तो इसीलिए मतलब जितनी भी फीमेल्स रॉयल, जैसे कि मदर हो गई, सिस्टर हो गई, डॉटर हो गई, बेगम हो गई, तो उन सभी जितनी भी फीमेल, जो भी रॉयल फीमेल्स एम्परर के साथ रहती थी, एम्परर के हाउस होल्ड में थी, तो उन सभी में ये अघाज की पोजीशन सबसे कम होती थी। मदर, डॉटर, आंट, इनसे भी कम इनकी पोजीशन होती थी और इनसे भी कम इनकी हायरार्की में सबसे लोएस्ट पोजीशन पे ये रहते थे। एंड इनको मंथली अलाउंसेस दिया जाता था कैश के फॉर्म में कि आप अपना ख्याल रखो, आपको इस कैश को जैसे भी यूज़ करना है। और उनको उनका स्टेटस जैसा होता था ना, उस हिसाब से उनको गिफ्ट्स मिलते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं था, देखिए जैसा है ये बिल्कुल रिजिड सिस्टम नहीं था, ऐसा बहुत बार होता था कि कभी कभी कुछ कोई एम्प्रेस है, कोई हस्बैंड है जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए अपनी वाइफ से, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस में कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी वाइफ से, या जो भी उनकी स्किल से या उनसे बहुत क्लोज है, या जो भी रीजंस होते थे। तो ऐसा बहुत बार होता था कि जो आगाज है और जो आगच्छा है, मतलब जो कॉन्क्यूबाइंस जो वाइफ बनी है, उनको बेगम के पोजीशन पे भी राइज दे दिया जाता था। और वाइस ही वैसा ऐसा भी होता था कि जो बेगम थी उनको भी कभी कभी नीचे वाली पोजीशन में उनको भी हो सकता था कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंस हो सकता था कि कम मिले। ठीक है, तो ऐसा हो सकता था कि उनको बेगम की पोजीशन पे रख दिया जाए। तो लव एंड मदरहुड जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी कि ऐसा होता था कि जैसे एम्परर जो है उनको एक आगा ने एक बच्चे का बर्थ किया, और वो बच्चा जो है, मतलब उनका जो बेटा या जो भी ऑफस्प्रिंग है, वो एम्परर को बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो वो मदरहुड की जैसे क्योंकि वो उनकी अपने एक बहुत ही फेवरेट ऑफस्प्रिंग की मदर है, तो वो उनको पोजीशन में राइज दे देते थे। ठीक है, तो वाइफ्स तो हो गई, मदर्स हो गई, डॉटर्स हो गई, सिस्टर्स हो गई, आंट हो गई, इसके अलावा बहुत सारे स्लेव्स होती थी, दासियाँ होती थी, मेड्स होती थी। एंड ये तो है ही सी, हमने देखा ही है बहुत मूवीज़ वगैरह में कि ये तो बहुत कॉमन चीज़ है।
और उनके टास्क जो थे वो बहुत बहुत ज़्यादा टास्क थे, मतलब वो बिल्कुल उन्हें अलर्ट रहना पड़ता था, हमेशा उनको वाइफ बेगम उनकी सेवा में लगे रहना पड़ता था, जो भी उनको चाहिए। और जो ख्वाज सारा होते थे, ठीक है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल लाइफ ऑफ द हाउस होल्ड गार्ड सर्वेंट एंड एजेंट्स फॉर वुमेन डैबलिंग इन कॉमर्स, तो इन तरीके से उनका रोल जो था वो कई बार ऐसा रोल भी था कि वो गार्ड है, सर्वेंट है, या उनका थोड़ा सा रिलेशन कभी क्लोज भी हो जाता था, क्योंकि वो जो कॉमर्स वगैरह में जो विमेन इंगेज कर रही है किसी तरीके से बिजनेस में, तो उसके एजेंट्स भी बन जाते थे वो। ऐसा होता था ना कि जो बेगम्स है वो उन्हें भी कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं या किसी चीज़ की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोई भी तरीके से, तो वो उसके एजेंट्स भी बन जाते थे, तो उनको कहते थे ख्वाज साराज। ठीक है, नूर जहाँ जो थी, मुगल क्वींस और प्रिंसेस जो थे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का कंट्रोल लेना उन्होंने नूर जहाँ के एग्जाम्पल के बाद शुरू कर दिया था। तो शाहजहाँ की जो बेटी थी जहान आरा, जिसने हमने पढ़ा था एक फिगर में कि उन्होंने 16 लाख रुपीस दिए थे अपनी ब्रदर दारा शिकोह की शादी के लिए, तो उन्होंने, और रोशन आरा जो थे वो बहुत ही अच्छा उनको एनुअल इनकम मिलता था, क्योंकि बिजनेस करना या फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंट्रोल करना, टैक्स वगैरह जिस भी तरीके से उनका रोल होता था, तो इतने वो लोग करते थे कि मनसबदार एक बहुत बड़ी पोजीशन होती थी, इतनी इनकम तक उनको मिलती थी। और जहां नारा जो थे, जहां नारा जो उनकी बेटी थी शाहजहां की, उनको तो सूरत से भी काफ़ी रिवेन्यूज एंड टैक्सेस वगैरह मिलते थे, और वो जैसे मैंने आपको पता रिपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग करते थे ओवरसीज भी। तो इस वजह से मतलब हमें देखने को मिलता है कि विमेन की पोजीशन क्या थी, मतलब उनके पास ये था कि वो रिसोर्सेज भी कंट्रोल कर रहे हैं, फाइनेंस में इंगेज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो उनको वो इस तरीके से कर दी थी, ये पोजीशन उनकी सोसाइटी में थी। ठीक है, अब जो एक बार उनका अगर कंट्रोल आ गया ना कि इन रिसोर्सेज के ऊपर या फाइनेंस के ऊपर किसी ना किसी तरीके से उनका कंट्रोल है, तो फिर वो जो वाइफ्स हो गई या फिर जो डॉटर्स या जो भी फीमेल्स जो इसमें ऐसे फाइनेंशियल उसमें एंगेज होती थी, वो फिर बिल्डिंग्स बनाती थी, गार्डन्स बनाती थी, ऐसे प्रोजेक्ट्स लेती थी वो। जैसे कि जहानारा जो थे, जहानारा जो थी शाहजहाँ की बेटी, उन्होंने शाहजहाँ के नए कैपिटल जो हमने पढ़ा था शाहजहानाबाद, जहाँ पर उन्होंने रेड फोर्ट बनाया था एंड जामा मस्जिद एंड चांदनी चौक उन्होंने बनाया था, तो उसके आर्किटेक्चर में उस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में जहानारा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रोल लिया और एक्टिव उनका पार्टिसिपेशन था। तो उनकी ये इन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह कमीशन करी, ब्यूटीफुल गार्डन्स वगैरह, तो ये उनका एक इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने रहा है शाहजहानाबाद के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो जहानारा ने शाहजहानाबाद में क्या क्या करा, उन्होंने डबल स्टोरीड उन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह बनाई, उसमें कोर्ट यार्ड थे, और चांदनी चौक का जो बाजार है जो कि आज भी मतलब इट्स बिन सो मेनी इयर्स स्टिल चांदनी चौक उतना ही फेमस है, उतना ही थ्राइव करता है, उतना ही एक्साइटिंग है। तो वो जो थ्रॉबिंग सेंटर है उसको जहानारा ने डिज़ाइन किया था, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन जहानारा की रही होगी इस पूरे उसमें बिकॉज चांदनी चौक जो है वो काफ़ी आज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उस टाइम पर तो वो एक नई एंड इम्पोर्टेंट और थ्राइविंग बहुत था, उस टाइम पर भी काफ़ी जल्दी उसका डेवलपमेंट हो रहा था। एक इंटरेस्टिंग बुक है जो इस डोमेस्टिक वर्ल्ड में मतलब मुगल हाउस होल्ड में क्या होता था वो हमें बताता है, और वो है हुमायूं नामा, जिसको गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है, गुलबदन जो थी वो थी बाबर की बेटी, यानी हुमायूं की बहन, बाबर की बेटी थी गुलबदन, और इसको हाईलाइट कर लेते एक सेकेंड, डॉटर ऑफ बाबर, हुमायूं सिस्टर्स एंड अकबर्स आंट, अकबर की भुआ जिसे बोलते हैं। ओके, तो गुलबदन ने बहुत ही फ्लुएंटली टर्किश और पर्शियन में ये लिखा, तो मतलब इससे पता चलता है कि वो काफ़ी एजुकेटेड थी, एंड उन्होंने इतनी हुमायूं नामा में इन सब चीज़ों के बारे में मिला है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है मुगल हाउस होल्ड के बारे में पता करने के लिए। ठीक है, जब अकबर ने अबुल फजल को कमीशन करा कि वो उनका अकबर नामा लिखे, उसके बारे में लिखे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, कि उनकी आंट को, उनकी बुआ को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपने बाबर के टाइम पर और हुमायूं के टाइम पर जो आपने आपके मेमोयर्स थे जो आपने लिखे थे या जो आपने नोटिस किया था, आप उनको रिकॉर्ड कर लीजिए और अबुल फजल को दे दीजिए ताकि वो इस अकबरनामा में उसको इंक्लूड कर सके। तो ये पोजीशन दिखाता है गुलबदन बेगम की क्या थी। तो गुलबदन ने क्या लिखा, उन्होंने बहुत डिटेल में
जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी टेंशन्स प्रिंसेस और किंग्स के बीच में था, और किस तरीके से घर की बड़ी औरतों ने उनको डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश की, एंड कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा, उसके बारे में गुलबदन ने बहुत लिखा है। तो वो चीज़ें हमें बहुत देखने को मिलता है कि जो हमें, जैसे हमने बोला कि अकबर के जो बेटे थे जहांगीर, एंड ये सब चीज़ें जो हमें पता चलती है कि कैसे उनके बीच में थ्रोन को लेके कॉन्फ्लिक्ट था, या हुमायूं के क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे बाकी अपने घर की उनके साथ। अकबर को हमने देखा कि उनके टाइम पर भी उनके कुछ ऐसे कजिन्स थे जो उनका उनके रेन के ऊपर कंट्रोल लेना चाह रहे थे। तो ये सब चीज़ों के बारे में गुलबदन ने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। ये आप देखिए, ये बर्थ ऑफ प्रिंस सलीम है। एंड प्रिंस सलीम मैं आपको बता दूं, जहांगीर का दूसरा नाम है प्रिंस सलीम, अकबर के बेटे। फतेहपुर सीकरी पे इसको रामदास ने पेंट किया। रामदास एक हिंदू है, और उन्होंने पेंट जो किया है, देखिए आप, ये एक मुगल पेंटिंग है, सलीम का बर्थ, फतेहपुर सीकरी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वो इंटरकनेक्ट होते थे दोनों रिलीजन्स। एंड हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा तो चैप्टर नहीं बचा है, बट इम्पोर्टेंट है आगे भी, तो आगे की वीडियोज़ में आप प्लीज़ कंटिन्यू